नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। खबरों में आज क्या रहा खास बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ के फैसले को भारत ने बताया अनुचित और अन्यायपूर्ण। कहा, राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भारत उठाएगा हर जरूरी कदम। अतिरिक्त टैरिफ का अमेरिका का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन का किया उद्घाटन। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इमारत में कई मंत्रालयों का होगा कामकाज। पीएम ने कहा, कर्तव्य सिर्फ इमारत का नाम भर नहीं, करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करने की है तपोभूमि। यहीं से पूरा होगा विकसित भारत का सपना। संसद में जारी है हंगामा, दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित। हंगामे के बीच लोकसभा में वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 और राज्यसभा से समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 हुआ पारित। तटीय परिवहन और समुद्री व्यापार के नियमों में होगा बदलाव। एसआईआर के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में जारी है सियासी तकरार। विपक्षी गठबंधन ने संसद में खुली बहस की मांग। सरकार ने कहा, मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन। चुनाव आयोग का तेजस्वी यादव को दोबारा नोटिस। धराली की आपदा के बाद जारी है जिंदगी बचाने की जंग। आर्मी, वायुसेना के साथ ही एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत बचाव अभियान में लगे। पीएम मोदी ने उत्तराखंड सीएम से फोन पर बात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। धामी ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं टैरिफ को लेकर। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ के फैसले को भारत ने अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया है। एक बार फिर विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि तेल का आयात बाजार के कारकों पर आधारित है और भारत कोई भी फैसला अपने 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से लेता है। ट्रंप के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर उन कार्यों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का विकल्प चुना है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्र हित में कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कार्यकारी आदेश के मुताबिक भारत पर अब अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर कुछ दिन पहले भी 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। नए आदेश के अनुसार भारत पर अब शुल्क बढ़कर 50% हो गया है। अतिरिक्त टैरिफ के पीछे ट्रंप ने रूस के साथ भारत के व्यापार और तेल खरीद को कारण बताया है। ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस के साथ तेल की खरीद कर रहा है। इससे रूस को यूक्रेन में अभियान में मदद मिल रही है। और इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, क्या माना जाए, जिस तरीके से आज हमने देखा अतिरिक्त 25% जो टैरिफ है उसको और बढ़ाने की बात कही गई है, दोहरे मानदंड जो हैं वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं नजर आते हैं, क्योंकि सिर्फ भारत ऐसा अकेला देश नहीं है जो रूस से हम कह सकते हैं तेल की बात की जाए, गैस की बात की जाए, बल्कि कई और दूसरे देश भी हैं जो कि लगातार उससे आयात करते हैं। जी बिल्कुल, दोहरे मापदंड है ये यूनाइटेड स्टेट्स के या अमेरिका के, क्योंकि अगर आप अमेरिका खुद की बात कर लीजिए तो अमेरिका का जो रशियंस के साथ ट्रेड है और रशियंस के साथ खास करके भारत पर तो ये कह रहे हैं कि आप युद्ध की मशीनरी को फंड कर रहे हैं तेल लेकर, पर यूएस तो यूरेनियम इंपोर्ट करता है, फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करता है रशिया से जी। और बाकी देश हैं जैसे यूरोपियन यूनियन पर उन्होंने 15% टैक्स लगाया है, टैरिफ्स लगाए हैं। यूरोपियन यूनियन खुद वहां से अगर आप गुड की बात कर लें तो $67.5 मिलियन का उनका यूरोज का ट्रेड था पिछले साल। सर्विसेज में करीब 17 मिलियन का यूरो से ज्यादा का ट्रेड था। तो क्लियरली चाइना वहां से ट्रेड करता है उनके साथ। चाइना के साथ आपने 90 डेज की विंडो दी है और 30% टैरिफ्स आप थ्रेटन कर रहे हैं, पर अभी भी आप निगोशिएट कर रहे हैं। तो क्लियरली दोहरे मापदंड हैं आपके, आप खुद ट्रेड कर रहे हैं। अगर रशिया इतना ही बड़ा जियोपॉलिटिकली अगर आप उसको छू नहीं सकते हैं और अगर वो इतना बड़ा वॉर क्रिमिनल है या
इतना बड़ा अगर जियोपॉलिटिक्स में गुनहगार है जी। तो आप सबसे बड़े गुनहगार हैं। आप ट्रेड कर रहे हैं उनसे और आप क्रिटिकल इश्यूज पे ट्रेड कर रहे हैं, आप यूरेनियम ले रहे हैं उनसे, फर्टिलाइजर्स ले रहे हैं आप। और जब भारत ने शुरू में रशियन ऑयल लेना शुरू किया, यही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने कहा कि भारत को इनकरेज किया कि आप लें, क्योंकि ये ग्लोबल स्थिरता के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज इनको 50% दिख रहा है, तो ये क्लियरली दोहरे मापदंड यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी बिल्कुल अमृत, लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से भारत ने करारा जवाब जो है वो यहाँ पर दिया है अमेरिका को कि हम जो है राष्ट्रहित की बात करते हैं, जो देश के हित में होगा उसमें कभी भी उससे पीछे नहीं हटेंगे। और सिर्फ देश हित में नहीं, भारत जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज जब हम विश्व की सूची करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें अग्रणी हमें नजर आता है। और वैश्विक भलाई के लिए, वैश्विक कल्याण के लिए जो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं जो भारत की नीतियां हैं वो नजर आती हैं। देखिए, भारत के जो डिसीजंस है ना जी मुकुल, वो अपने हित में हैं और दुनिया के हित में हैं। भारत के इंपोर्ट्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि एक प्रेडिक्टेबल अफोर्डेबल एनर्जी कॉस्ट इंडियन कंज्यूमर को मिले। 140 करोड़ अगर आबादी की अगर आपने जरूरतें देखनी है, जो कि दुनिया की 1/6 आबादी है, ठीक है, 1/6 आबादी अगर इफेक्ट होती है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है। आप फास्टेस्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं या इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। अमेरिका या विकसित देश 2%, 3% पे ग्रो कर रहे हैं, आप 7-8% पे ग्रो कर रहे हैं। आप ग्रोथ इंजन हैं दुनिया के, ठीक है। अगर आप अपने कंज्यूमर के, अपने नेशनल्स के, अपने इंडियन के इंटरेस्ट नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो ये ग्लोबल सिचुएशन अराइज होगी। दूसरी बात ये है कि भारत ये कहता है कि भाई हम इस पर कोई वैल्यू जजमेंट कॉल ले ही नहीं रहे। जो सिचुएशन है कंपेल्ड बाय ग्लोबल मार्केट सिचुएशन, उसके हिसाब से हम एक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, आप जब शुरू में ये कहते थे कि आप लें और आप भारत इसको रिफाइन करके रशियन क्रूड को किसको दे रहा है? यूरोप को दे रहा है। यूरोप की एनर्जी नीड्स को पूरा कर रहा है। तो ग्लोबल अस्थिरता ना आए, भारत उसकी तरफ कदम उठा रहा है। और चलिए, आप भारत पे आरोप लगा दीजिए कि भारत वॉर फंड कर रहा है। जैसे मैंने आपके पिछले सवाल में भी कहा कि आप तो खुद एनर्जी सिर्फ यूरोप रशिया से एनर्जी नहीं लेता, फर्टिलाइजर्स लेता है, माइनिंग प्रोडक्ट्स लेता है, केमिकल्स लेता है, आयरन एंड स्टील लेता है, मशीनरी लेता है, ट्रांसपोर्ट लेता है। यूनाइटेड स्टेट्स खुद यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड लेता है अपनी न्यूक्लियर। लेकिन अमृत, खुद ट्रंप जो है सवाल के जवाब में मना कर देते हैं कि मुझे इसकी जानकारी ही नहीं है। देखिए, ये दोहरे मापदंड हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के वर्ल्ड को एक्सपोज हो गया है कि जिस तरह के डिसरप्टर हैं, आप किसी से तो बना के चलेंगे ना, आप सारी दुनिया से लड़ाई कर लेंगे क्या? आपने पूरी दुनिया पे टैरिफ्स इम्पोज कर दिए, ठीक है। चलिए मान लिया आपके क्लोजेस्ट एलाइज कनाडा, आपके नेबर्स, आपकी गली में लड़ाई हो जाए ना, आप अपने अगल बगल के घर वालों को तो साथ लेके चलेंगे। आप मेक्सिको कनाडा से लड़ लिए, आपके एलाइज थे यूरोपियन यूनियन, फिर चाइना आपका अवाउड एडवर्सरी, ठीक है। चाइना के साथ आप कहते हो कि जी ये यूनिलैटरलिज्म करते हैं, चाइना यूनिलैटरल डोमिनिज्म कर रहा है, इनवॉइसिंग अंडर वैल्यूइंग कर रहा है, न्यू कॉलोनियलिज्म कर रहा है अफ्रीका में। उनके साथ तो आपने 90 दिन का बिल्कुल। और ये बड़ी वजह है जिस वजह से अमृत, अगर देखा जाए जो दोहरे मापदंड है वो सीधे तौर पे नजर आते हैं। बहरहाल अब देखना होगा और किस तरीके से जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ बनती हुई नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विकास की जो बड़ी लकीर खींची जा रही है उसमें आज का दिन बेहद खास रहा, जब पीएम मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। कई प्रमुख मंत्रालयों के लिए बनाए गए इस भवन का न सिर्फ आधुनिक तकनीकी ढांचे के तहत इसको तैयार किया गया है, बल्कि पर्यावरण अनुकूलता के साथ इस भवन से प्रशासनिक दक्षता को भी तेजी से कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कर्तव्य भवन में लिए जाने वाले फैसलों से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। आधुनिक
कुशल और नागरिक केंद्रित शासन वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की दिशा में बड़ा कदम। दिल्ली के कर्तव्य पथ स्थित कर्तव्य भवन व्यापक प्रशासनिक सुधार के सरकार के एजेंडे का प्रतीक है। कर्तव्य भवन 3 सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का हिस्सा है। ये आगामी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों में से पहली इमारत है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और चुस्त शासन को सक्षम बनाना है। पीएम ने भवन के शुभारंभ के बाद उसका जायजा लिया। मैं हर काम के बाद भी कुछ न कुछ नया ही सोचता रहता। हम नए भवनों में ज्यादा एफिशिएंसी के साथ हमारी एफिशिएंसी बढ़ा करके जितना ज्यादा हम देश को दे सकते हैं उस मिजाज से इस नए भवन में हम वो काम करके दिखाएंगे कि भारत को गरीबी से पूरी तरह मुक्त करना है। इन्हीं भवनों से विकसित भारत का सपना साकार होगा। ये लक्ष्य हम सबके प्रयासों से ही पूरा होगा। हमें मिलकर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है। यह अत्याधुनिक कार्यालय परिसर लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। अब गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय यहीं से काम करेंगे। अब तक कई मंत्रालय दशकों पुराने भवनों से संचालित हो रहे थे। ऐसे में नवनिर्मित कर्तव्य भवन अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाकर नीति कार्यान्वयन में तेजी लाएगा और एक उत्तरदायी प्रशासनिक इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। पिछले 11 साल में देश ने एक ऐसी शासन प्रणाली विकसित की है जो पारदर्शी है, संवेदनशील है और सिटीजन सेंट्रिक है। साथियों, मैं दुनिया के जिस भी देश में जाता हूं वहां जनधन, आधार और मोबाइल जेम ट्रिनिटी की बहुत चर्चा होती है। दुनिया भर में उसकी प्रशंसा होती है। इसने भारत में सरकारी योजनाओं की डिलीवरी को ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री बना दिया है। प्रधानमंत्री ने इस भवन के निर्माण का हिस्सा रहे श्रमयोगियों से संवाद किया। पीएम ने उनकी अथक मेहनत और संकल्प शक्ति को सराहा। कर्तव्य भवन 30% कम ऊर्जा खपत सुनिश्चित करेगा। कांच की विशेष खिड़कियां इमारत ठंडा रखने और बाहरी ध्वनि प्रदूषण रोकने में मददगार होंगी। एलईडी लाइटें बंद करने वाले सेंसर, स्मार्ट लिफ्टें और बिजली उपयोग प्रबंधन की उन्नत प्रणाली से बहुत ऊर्जा संरक्षण होगा। इतना ही नहीं, छत पर लगे सौर पैनल हर साल 5.34 लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा करेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी उपलब्ध होंगे। सरकार की नीतियों और योजनाओं को तेजी से लोगों तक पहुंचाने के सफर में अत्याधुनिक कर्तव्य भवन मील का पत्थर है। इससे देश के विकास को भी एक नई गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर तौर पर अगर बात की जाए, क्योंकि दिल्ली का जो कर्तव्य पथ पर स्थित ये कर्तव्य भवन है, ना सिर्फ अपने आप में अनूठा, बल्कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि यहीं से जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसका सपना साकार कर सकेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड के थराली में कल आई प्राकृतिक आपदा के बाद से राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन खराब मौसम में बचाव अभियान में कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो सामने आ रही है। उत्तराखंड के सीएम ने आज हर्षिल का दौरा किया और वहाँ लोगों से मुलाकात की। सीएम धामी ने बचाव अभियान के लिए अधिकारियों को तमाम जरूरी निर्देश भी दिए। कल से लेकर आज तक सेना, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसके तहत बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। तो कई लापता लोगों की तलाश भी जारी है। हताहत लोगों को लेकर अभी तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।
उत्तरकाशी के धराली में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मंगलवार को आए सैलाब ने धराली में भारी नुकसान पहुंचाया। पूरा इलाका मलबे के ढेर के नीचे दब गया। सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत सामग्री और सहायता समयबद्ध तरीके से सभी प्रभावितों तक पहुंचे। राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक राहत पहुंचाना और सामान्य स्थिति को बहाल करना है। सीएम धामी ने बताया, धराली में सेना के लोगों ने लगभग 190 लोगों को रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राहत कार्यों को गति देने के उद्देश्य से 2 हेलीकॉप्टरों के माध्यम से आवश्यक खाद्य सामग्री और राहत सामग्री धराली क्षेत्र में पहुंचाई गई है। गंगोत्री और धराली में 2 अतिरिक्त रेस्क्यू यूनिट भी तैनात की गई हैं। हर्षिल से धराली तक सड़क मार्ग खोलने के लिए मिट्टी हटाने वाले उपकरण तैनात किए गए हैं। लापता लोगों का पता लगाने के लिए ड्रोन के साथ साथ स्निफर डॉग की भी मदद ली जा रही है। वहाँ जाकर मैंने बगोरी गांव के लोगों से, हर्षिल के लोगों से और प्रभावित क्षेत्र है उस प्रभावित क्षेत्र के सभी लोगों से आज मैंने आगे की हालचाल जानी। सरकार सभी व्यवस्थाएं करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमको हर संभव सहायता देने के लिए कहा है और उनके मार्गदर्शन में हम आपदा पीड़ितों को ठीक प्रकार से सहायता करेंगे। हर प्रकार से हमारा हर प्रयास होगा कि उनको हर सहायता पहुंचाकर वो व्यवस्थित करें। उत्तराखंड में मौसम खराब है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ जोशीमठ नीति राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर बंद है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 18 लिंक मार्ग भी अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के लिए प्रशासन जुटा है। चमोली में मार्ग बंद होने से जगह जगह पर्यटक फंस गए, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और सैलानियों को निकालने का काम शुरू किया। विश्व धरोहर फूलों की घाटी में घूमने आए 150 पर्यटकों को राष्ट्रीय पार्क प्रशासन व जिला प्रशासन ने सुरक्षित निकाल लिया है। इस समय हमारा बद्रीनाथ मार्ग जो है 3 स्थान पर भनेर पानी, पागल नाला और कंचन नाला में बाधित है, जिसको लगातार खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही इधर हमारा जोशीमठ मलारी मार्ग भी 3 स्थानों पर रोड बाधित हो गई है और उसमें भी हमारे जो है टीम लगी हुई है खोलने के लिए। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से हुई भारी तबाही को लेकर गढ़वाल से भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने अपने साथी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, त्रिवेंद्र सिंह रावत और अजय भट्ट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बात की जानकारी अनिल बलूनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उत्तरकाशी में आई इस भीषण विपदा से शोकाकुल और व्यथित हैं। वे स्वयं राहत एवं बचाव कार्यों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड के ही हरिद्वार और ऋषिकेश में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। पुलिस द्वारा लोगों से नदी के पास न जाने की अपील की जा रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ संजीव सुंदरियाल और नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के बीच तमाम अन्य राज्यों में भी मानसूनी बारिश मुश्किलें पैदा कर रही है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से रास्ते बाधित हो रहे हैं तो भूस्खलन से भी परेशानी बढ़ चुकी है। इस बीच मैदानी राज्यों में कई नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित हो रही है। यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में बाढ़ से उपजे हालात के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। बाढ़ की वजह से फसलों को भी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। देश के कई इलाकों में हो रही मानसून की बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के कई इलाके इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे इन इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश में इस समय 21 से अधिक जिले बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। कानपुर शहर में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव देखने को मिला, तो वहीं मुरादाबाद में भी भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल भराव देखा गया। अयोध्या में भारी बारिश के कारण सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। प्रयागराज में 7 तहसीलें, 100 से ज्यादा गांव और 49 वार्ड बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं संगम नगरी में बाढ़ से बिगड़ते हालात के बीच यमुना नदी का जल रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर गया है। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू अभियान
जारी है। ये हमारा बाढ़ राहत शिविर है और यहाँ पे लगभग 4-5 दिनों से लोग हैं और इस शिविर में जो 600 से अधिक लोग रह रहे हैं और एक आदमी के जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी बेसिक सुविधाएं हैं सब हम लोग यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। इनको रहने की व्यवस्था, इनका भोजन, इनको दवाएं और इसके अतिरिक्त जो है समय समय पर हमारे यहाँ जो है जिला प्रशासन के अतिरिक्त NGO के लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद कई इलाकों में हालत खराब है। शिमला में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, शैक्षणिक संस्थान बंद है। मंडी और कुल्लू में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। किन्नौर कैलाश यात्रा मार्ग पर तंगलिंग क्षेत्र में अचानक बाढ़ आने के बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 17वीं बटालियन ने रस्सी आधारित ट्रेवर्स क्रॉसिंग तकनीक का उपयोग करके 413 तीर्थयात्रियों को बचाने में सफलता हासिल की। पटना के दानापुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंगा और सोन नदियां उफान पर हैं और कई गांव जलमग्न हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा लगातार दौरा कर रहे हैं और सड़क कनेक्टिविटी को बहाल करने में लगे हुए हैं। डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने धराली आपदा पर एक्सक्लूसिव बात की केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ। इस समय हम धरासू में हैं और ये अगर आप मेरे पीछे देख पाएं कि धरासू में सुबह ये लैंडस्लाइड हुआ था, पूरा जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया था, लेकिन लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, लगातार इस तरह के जो रोड ब्लॉक हो रहे हैं उनको खोलने का काम किया जा रहा है और अजय टम्टा जी खुद सड़क मार्ग से यहाँ पर पहुंचे हैं देखने के लिए। धराली में अभी भी जो रेस्क्यू टीम है प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, रोड कनेक्टिविटी अभी बहाल नहीं हो पाई है, क्या स्थिति है? अचानक से बादल फटने के कारण से बहुत तेज गति से मलबा के साथ साथ पूरा पत्थर और सारा एकदम झटके में है, जिसके कारण से बहुत सारी कष्टदायक स्थिति उत्पन्न हुई है, जैसा आप वीडियो फोटोग्राफ में देख रहे हैं। हमारी NDRF ITBP फोर्स की टीम SDRF सारा काम कर रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मौसम का साथ और हमारा सारा काम, आज करीब 6-7-8 जगह ऐसा रोड ब्लॉक था जिससे कि हमारी कनेक्टिविटी उत्तरकाशी और उत्तरकाशी से आगे की नहीं बन पा रही थी। ये कनेक्टिविटी हमारी उत्तरकाशी तक आज हमने पूरी क्लियर की है। रेस्क्यू में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, NDRF की टीम नहीं पहुंच पा रही है, बड़े जो भारी इक्विपमेंट हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सर रेस्क्यू आपको लग रहा है कि कब तक और तेज हो पाएगा? देखिए, आप जैसा देख रहे हैं कि मौसम भी हमारा पूरे तरीके से साथ अभी नहीं दे पा रहा है और मौसम विभाग की चेतावनी भी आगे के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए क्या है कि अभी तक हमारी उत्तरकाशी पहुंचना ही कठिन था। अब हम उत्तरकाशी, आज मैं रोड मार्ग से ही आ रहा हूं, अब उत्तरकाशी से आगे भी हमारी टीमें काम कर रही हैं जो कि आगे धराली तक और उसके बाद हरसिल तक आगे तक हम कनेक्ट कर पाएँ। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें तेज़ी लाई जा रही है और खुद सड़क मार्ग से वो लगातार घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि जो मार्ग डिस्टर्ब हैं या जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है उसको उनकी जो टीम और उनके जो अधिकारी हैं यहाँ पर लगातार काम करें ताकि कनेक्टिविटी जल्द से जल्द बहाल हो। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, उत्तरकाशी। और अब बात बिहार की। बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के मुद्दे पर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार हंगामा मचा रहा है। आज कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने संसद में SIR के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की तो सरकार ने नियमों का हवाला दिया और कहा कि कोर्ट में विचाराधीन मामले पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। इस बीच तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आई कार्ड का मुद्दा भी तेजस्वी के लिए राजनीतिक रूप से मुसीबत खड़ी कर रहा है, जिस पर बीजेपी RJD को लगातार घेर रही है। बिहार में SIR पर सवाल, जारी है सियासी बवाल। विपक्ष की चर्चा की मांग, सरकार का इनकार। पक्ष विपक्ष के बीच जारी है तकरार। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर लगातार राजनीतिक खींचतान जारी है। इसे लेकर संसद में कई दिनों से हंगामा चल रहा है। SIR के खिलाफ विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रहा है तो संसद के बाहर भी प्रदर्शन कर रहा है। बुधवार को विपक्षी दलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में SIR की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इससे कई लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया और कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर लोकसभा में चर्चा नहीं हो सकती है। ये जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है और ये वोटों की जो चोरी हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण चर्चा अगर हो गया तो जहां जहां इनकी गलतियां हैं
और जो असंवैधानिक रीति से ये जो कर रहे हैं उसको हम जवाब दे सकते, सजेशन दे सकते। अंडर रूल 186 पार्ट 8 any matter can be discussed in the house only if it does not relate to a matter which is under adjudication by a court of law in a country. One party is trying to raise is clearly a sub judice, and so a discussion on this issue cannot be held in this house. संसद परिसर में विपक्ष इसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी का कहना है कि एसआईआर एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जबकि बिहार की सत्ताधारी जेडीयू ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा कि जमीनी तौर पर बिहार में ये कोई मुद्दा नहीं है। अगर हम लोगों को महफूज नहीं रख पाए, सुरक्षित नहीं रख पाए, तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। कल को संसद का कोई मतलब नहीं होगा। ग्राउंड पे तो वहाँ कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और खुद ही देखे कि वहाँ जो विपक्ष के नेता है उनका तो खुद ही जो दिखा रहे थे, वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने कोई इशू ही नहीं किया ऐसा, और जो उनका ओरिजिनल है वो दूसरा है। उनको पूछा भी इलेक्शन कमीशन ने, बताइए। तो ये तो सच्चाई है, जब अपना वो ठीक से दो जगह करके रखे हुए थे, उनके समर्थक कितने जगह जाकर रखे होंगे, तो इसीलिए तो एसआईआर हो रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर एक प्रक्रिया है जिसमें चुनाव आयोग मतदाता सूची को दोबारा जांचता है ताकि उसमें किसी भी तरह की गलती, दोहराव या अपात्र नामों को हटाए जा सके और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ा जा सके। एसआईआर के खिलाफ जारी विपक्ष के हंगामे के बीच चुनाव आयोग ने फिर कहा कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने इस प्रक्रिया में कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची में किसी भी योग्य मतदाता का नाम छूटने या किसी अयोग्य मतदाता का नाम जुड़ने की संभावना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 1 अगस्त को जारी की गई प्रारूप मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारने के लिए सभी राजनीतिक दलों और आम जनता को अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार योग्य मतदाताओं को शामिल करने और अयोग्य मतदाताओं को हटाने संबंधी निर्वाचकों को सीधे कुल 3659 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त 18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त नए मतदाताओं से फॉर्म 6 और घोषणा पत्र समेत कुल 19,186 आवेदन प्राप्त हुए हैं। चुनाव आयोग ने बिहार में 24 जून से 25 जुलाई तक विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया। इस प्रक्रिया के दौरान कुल 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं में से 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं से अधिक ने अपने गणना फॉर्म जमा किए। 1 अगस्त को प्रकाशित राज्य की नई मसौदा मतदाता सूची में 65 लाख मतदाताओं के नाम नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने दोबारा नोटिस भेजा है। तेजस्वी यादव से आयोग ने 2 वोटर आईडी रखने के मामले में फिर से जवाब मांगा है। इस संबंध में दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की ओर से पत्र लिखा गया है। इसमें तेजस्वी द्वारा 1 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए एपिक नंबर से संबंधित वोटर आईडी को 8 अगस्त तक जमा कराने को कहा है। बीते रविवार को भी तेजस्वी यादव को आयोग की ओर से नोटिस भेजा गया था। जानकारी के अनुसार नेता प्रतिपक्ष की ओर से पहले पत्र का जवाब नहीं मिलने के बाद उन्हें दोबारा नोटिस भेजा गया है। गौरतलब है कि इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे वोटर लिस्ट रिवीजन के घर घर सत्यापन अभियान के बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई थी। इसके तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। उन्होंने मीडिया के सामने ही अपना एपिक नंबर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज करके एसआईआर ड्राफ्ट में अपना नाम सर्च किया था। तेजस्वी ने दावा किया कि उनका नाम ड्राफ्ट में नहीं दिख रहा है। आज आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान किया। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया है तो जीडीपी को भी 6.5 पर बरकरार रखा है। केंद्रीय बैंक के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में महंगाई 3.1% रह सकती है। इससे पहले आरबीआई ने बीती मौद्रिक नीति में रेपो रेट में 1% की कटौती की है, जिसका फायदा आम लोगों को उनके बैंक के ब्याज की कटौती के रूप में मिल रहा है। संसद के दोनों सदनों में पक्ष का हंगामा जारी रहा।
बार बार के गतिरोध के बीच लोकसभा और राज्यसभा में आज भी ज्यादा विधायी कामकाज नहीं हो सका। विपक्षी हंगामे के बीच आज एक महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। लोकसभा में वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 और समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 पारित हो गया। समुद्री परिवहन के लिहाज से बिल काफी महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने विपक्ष के हंगामे पर कहा कि आप सदन की कार्यवाही को चलने दें और आप अपने सभी मुद्दे शून्यकाल में भी उठा सकते हैं। वहीं लोकसभा में भी हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों के व्यवहार की लोकसभा अध्यक्ष ने निंदा की। विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर सदन के कामकाज को रोकने का आरोप लगाया। I would like to ask the opposition members, do you want to break the rules established by this house? Do you want to throw out the provisions of the Constitution of India? Do you follow the rules of this country? From the day one, you are attempting to break the rules and the conventions established in this august house. Please allow the function of the house. Let us discuss and debate. Don't disturb the business of this house. We are sent to this house for discussion and debate for issues related to all important issues of our country must be discussed. विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 को पारित करा लिया गया। Amend the law relating to merchant shipping to ensure compliance with India's obligation under the maritime treaties and international instrument to which India is a party, and also to ensure the development of Indian shipping and efficient maintenance of Indian mercantile marine in a manner best suited to serve the national interest. यह बिल सभी प्रकार के जहाजों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है, तटीय व्यापार के लिए एक समर्पित कानूनी रूपरेखा का मार्ग प्रशस्त करता है। यह समुद्री प्रदूषण पर सख्ती करता है और बिना लाइसेंस एजेंसियों को अपराधी घोषित करता है। विधेयक समुद्री शिक्षा, सुरक्षा और जहाज पुनर्चक्रण के लिए नए प्रावधानों को भी शामिल करता है। वहीं राज्यसभा में भी समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 पारित करा लिया गया। यह बिल भारत से अन्य देशों या भारतीय बंदरगाहों तक सामान के समुद्री परिवहन से जुड़े नियमों को नियंत्रित करता है। विधेयक समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने का भी प्रयास करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय हैग नियमों के अनुरूप बनाया गया है। विधेयक में केंद्र सरकार को नियमों में संशोधन और दिशा निर्देश जारी करने के अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में हिरोशिमा त्रासदी के 80 साल होने पर पीड़ितों को मौन रख के श्रद्धांजलि दी गई। मानसून सत्र का तीसरा सप्ताह चल रहा है और विपक्ष है कि लगातार सदन में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है और वो है बिहार में एसआईआर का। लगातार गतिरोध के चलते सरकार की कोशिश है कि वो अपने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाए और कुछ विधेयकों को पास करा पाए। अनुज यादव, राजेश राज, निशांत राय और कैमरामैन विनय के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में रायपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह छाबड़ा समेत समिति के अन्य सदस्यों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व पर रायपुर से विशेष सिमरन यात्रा के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने की मांग भी की गई। मांग के अनुसार छत्तीसगढ़ से 1000 श्रद्धालुओं की दर्शन सिमरन यात्रा 13 नवंबर से रायपुर से प्रारंभ होकर श्री नांदेड़ साहिब से श्री आनंदपुर साहिब, श्री दमदमा साहिब, श्री अमृतसर साहिब, दिल्ली गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब, श्री पटना साहिब, श्री धुबरी साहिब, असम पहुंचेगी। श्रद्धालु 25 नवंबर को श्री धुबरी साहिब में आयोजित शहीदी पर्व समारोह में भाग लेंगे और फिर 27 नवंबर को रायपुर लौटकर यात्रा पूर्ण होगी। बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस मांग को सकारात्मक भाव से स्वीकार किया और इस पर शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया। नेपाल के युवा राजनीतिक नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने भारत की यात्रा पर हैं। इस दौरान नेपाल के युवा राजनीतिक नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि प्रतिनिधिमंडल से मिलकर प्रसन्नता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग और जनता के बीच गहरे संबंधों पर भी चर्चा हुई। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में होने वाले भव्य आयोजन के लिए देश भर में प्रतिभाशाली लोगों को निमंत्रण दिया गया है। इस कड़ी में मुंबई की मीशा भट्ट को भी निमंत्रण मिला है। मीशा भट्ट अपने काम के जरिए युवाओं की आवाज़ बुलंद कर रही हैं और देश की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभा रही हैं। डाक विभाग के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उनके आवास पर आधिकारिक निमंत्रण देने पहुंचे। मीशा ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में विकसित भारत 2047 के लिए युवाओं का सशक्तिकरण विषय पर ट्रैक लीडर के रूप में कार्य किया था। इस भूमिका में उन्हें पूरे भारत से आए युवा प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन किया था। मीशा के प्रयासों का ही परिणाम है कि उन्हें इन प्रेरक विचारों और भारत मंडपम में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत करने का भी अवसर मिला था। मीशा ने इस विशेष निमंत्रण को लेकर खुशी जताई है। मैं बेहद ही उत्सुक हूँ ये एट होम रिसेप्शन अटेंड करने के लिए और माननीय राष्ट्रपति महोदया से मिलकर उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए। इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर एक युवा को एट होम रिसेप्शन के लिए बुलाया जाना एक अपने आप में दिखाता है कि भारत के आने वाले कल की नींव युवा बढ़ चढ़कर रखेगा और भारत के डेवलपमेंट के लिए युवा बढ़ चढ़कर कंट्रीब्यूशन देगा। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल सर्विसेज का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि वह मेरे घर आकर मुझे यह माननीय दिवस के उपलक्ष्य का निमंत्रण डिलीवर किया। प्रसार भारती और दूरदर्शन को अपनी उपलब्धियों के कीर्तिमानों में एक और सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। BCS रत्न अवार्ड 2025 के अंतर्गत प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स को बेस्ट डेब्यू OTT प्लेटफॉर्म 2025 का सम्मान मिला। साथ ही दूरदर्शन को लेगेसी ब्रॉडकास्टर ऑफ द नेशन 2025 के प्रतिष्ठित सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को दूरदर्शन के महानिदेशक के सतीश नबूद्रिपाद ने ग्रहण किया। आविष्कार मीडिया समूह द्वारा आयोजित BCS रत्न अवार्ड्स 2025 में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर DD न्यूज़ के प्राइम टाइम शो डिकोड के एंकर सुधीर चौधरी को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दूरदर्शन ने कोविड काल के दौरान अपने चैनल पर जब धारावाहिक रामायण का प्रसारण दोबारा शुरू किया था तो वो उस दौरान विश्व में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला धारावाहिक बना। ये शक्ति है पब्लिक ब्रॉडकास्टर की प्लेटफॉर्म की कि कैसे वो सबको एक साथ जोड़ने की क्षमता रखते हैं। वहीं इस मौके पर प्रसार भारती के CEO ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब 80 के दशक में दूरदर्शन और आकाशवाणी सूचना और मनोरंजन के ये दो ही साधन थे, लेकिन अब ब्रॉडकास्टर चैनल्स और सैटेलाइट चैनल्स की प्रतिस्पर्धा में आज भी प्रसार भारती और दूरदर्शन सभी के साथ जुड़ा हुआ है। During the COVID-19 pandemic, Doordarshan began the rebroadcast of the iconic Ramayana serial. This re-telecast shattered global viewership records, becoming the most watched entertainment show in the world, with 77 million viewers tuning in on 16th of April. Unmistakable picture that broadcasters and DPOs together are doing more than just distributing channels. You are providing access to the largest shared cultural space in our country, which is a premium and irreplaceable treasure. You all are not just in the business of broadcasting, you are in the business of bringing India together, one screen at a time. The time has come now for the broadcasters and the DPOs to innovate together. Taken by the government of the day to allow private broadcasters, or shall we say private producers, to come in and start making programs, and many of them then hived off into being fully independent networks and channels. And some of the people who have just received the awards, their pedigrees, when they talk about the pedigrees, if you trace it back, it leads back to Doordarshan. So whether or not you are still with Doordarshan, whether or not you are still with Prasar Bharati
but Prasad Bharati is always with you. So therefore, I feel very, very happy here, meeting some of the people that I have known for a very long time. Very happy to see them get the awards. And the best part of it is the spirit of camaraderie here in this room. Despite everything else, we are all part of the same large broadcasters and distributor family. सुप्रीम कोर्ट ने अनाथ बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून के तहत स्कूलों में प्रवेश देने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों से 4 सप्ताह में इस बारे में अधिसूचना जारी करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने राज्यों से स्कूलों में कितने अनाथ बच्चे हैं और उनमें से कितनों को स्कूल में दाखिला मिला है, इसका सर्वे करने को भी कहा है। कोर्ट ने ये आदेश वकील पुलोमी पवनी शुक्ला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता ने अनाथ बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के तहत मुफ्त शिक्षा देने की मांग के साथ अर्जी दाखिल की थी। इस याचिका में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए तय 25% कोटा के तहत अनाथ बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने की भी मांग की गई थी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।